नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज की बड़ी खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने अभी हाल में ही जदयू छोड़ा है, नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है और इन दिनों लगातार विरासत बचाओ यात्रा पर हैं। पहले चरण की यात्रा समाप्ति हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने इनपुट के आधार पर Y+ सुरक्षा प्रदान की है। अमित सिंह जी, जी। जो कि आरसीपी सिंह खेमे के माने जाते हैं, आरसीपी सिंह के बेहद करीबी रहे हैं, आज भी हैं। और जब से आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है, अमित सिंह भी जदयू छोड़ करके आरसीपी सिंह के साथ है। अमित सिंह जी, आपसे यही सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा कल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे तो उनकी जान को खतरा नहीं था, उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। आज जैसे ही बीजेपी में, हालांकि उन्होंने अलग पार्टी बनाया है, लेकिन साफ तौर पर कहा जा रहा था कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे स्क्रिप्टिंग बीजेपी की थी और आज उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने सुरक्षा प्रदान। अनिल भाई, जरा प्रश्न को फिर से दोहराएंगे। प्रश्न मेरा यही है अमित सिंह जी कि उपेंद्र कुशवाहा जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे तब तक उन्हें कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, उनकी जान पर कोई खतरा नहीं था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ा, हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी का ही पीछे हाथ रहा है। इसका उदाहरण भी आपको हम देंगे कि किन किन लोगों को हाल के दिनों में सुरक्षा प्रदान किया है केंद्र की सरकार ने। उपेंद्र कुशवाहा को आज सुरक्षा दिया गया, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं अमित सिंह? देखिए अनिल भाई, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और होली की बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना। ये जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जो सुरक्षा आज दिया गया है, तो देखिए सबसे पहले ये सुरक्षा देने और लेने की जो प्रक्रिया है वो गृह मंत्रालय के आंतरिक जांच रिपोर्ट के आधार पर होती है, उसका असेसमेंट के आधार पर होता है। तो इसमें राजनीतिक तौर तरीके से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, आपने कहा कि जब तक वो जनता दल यू में थे तब तक उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दी गई थी और अचानक से पार्टी बनाते ही और क्यों दे दिया गया। तो एक बात तो स्पष्ट है ना कि बिहार में यह बात दिख रही है कि भाई जनता दल यू आज महागठबंधन का पार्ट है और जब तक वहां थे तो स्वतः, चूंकि वो तो जंगल राज वाली पार्टी है, वो पूरा का पूरा गठबंधन महागठबंधन नहीं महालठबंधन है, तो उसमें तो जब तक थे तब तक सुरक्षित थे ही। लेकिन निश्चित तौर पे मतलब अब तो जो लोग भी उनकी मुखालफत करेंगे और जो भी उनके खिलाफ जाएंगे, तो ये लोग तो लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है ना। तो ये लोग कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए या कोई वैसी बात ना हो, सरकार को किसी प्रकार का कोई ना कोई इनपुट अवश्य मिला होगा केंद्र सरकार को, इसी के आधार पर वो सुरक्षा दे रही है और ये बहुत ही सराहनीय और उचित कदम है। मतलब राज्य सरकार अगर न ध्यान रखे तो केंद्र को ये चाहिए कि लोकतंत्र को बचाना है तो लोकतंत्र में सिर्फ सत्तासीन जो लोग हैं जो है उन्हीं की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, जो विरोध में भी है, जो जनता का आवाज उठाते हैं, जो जनमत का संदेश लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचाते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। जी, लेकिन अमित सिंह जी, आप ही ने कहा कि कल तक वो महागठबंधन में थे। कहा जा रहा है कि बिहार फिर से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में गए हैं। तो क्या सुरक्षित वही लोग रह पाएंगे जो महागठबंधन में है, बाकी बिहार वासी या तो भगवान भरोसे या केंद्र के सुरक्षा भरोसे रहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप दो राय नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए महागठबंधन की सरकार जब से आई है तो आप अभी देखें ना, वर्तमान में एक डॉक्टर जिनका अपहरण, जिनकी गाड़ी हाजीपुर गंगा ब्रिज पे मिली, तो उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। और दूसरे तरफ एक मोबाइल कंपनी के एम्प्लॉय थे जिनका तो खोज खबर झारखंड और बंगाल पुलिस के मदद से उनको आसनसोल से रिकवर कर लिया गया। तो और आए दिन जो आपराधिक वारदात है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और सबसे विडंबना भरी बात कल आपको देखने को मिला होगा, चूंकि आप भी पटना में निवास करते हैं और मैं भी पटना में था, दिन में शाम में मैं अपने गांव में गया था, तो यहां से अपने गांव जाने के क्रम में और पटना शहर में भी जब हमने घूमा तो मात्र 2 जगह पर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी मुझे नजर आई। एक कंकड़बाग की पेट्रोलिंग गाड़ी कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ पे और दूसरा एग्जीबिशन रोड में डाक बंगला चौराहे के पास दिखा। इसके अलावा कहीं भी हम पटेल नगर से लेकर यहां तक और यहां से लेकर अपने गांव तक गए, उस बीच में हमें एक जगह मात्र गौरीचक थाने की गाड़ी दिखी।
अलावे फिर कहीं कोई पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं थी। तो कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं ये तो कि संयोग की बात थी, ये तो संयोग की बात थी अमित सिंह, क्योंकि लगातार हम भी कल रोड पर थे। हम लोग का होली कैसे मनता है आपको पता है, रोड पर ही किसी किसी नेताओं के घर पर ही होली मनता है। वैसे में हमने भी देखा कि किस प्रकार से एक्सीडेंट के 5 मिनट के अंदर पत्रकार नगर थाना की पुलिस हम ही ने फोन किया और पहुंची। खैर अभी हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के मामला को लेकर। हमने आपको कहा भी कि उदाहरण देकर के समझाएंगे। आपने देखा होगा विगत कुछ दिनों पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान, जिनके बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया। मुकेश सहनी, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जिनको यूपी के चुनाव के समय कितनी ज्यादा तनातनी हुई थी बीजेपी के साथ, खास करके मुजफ्फरपुर के जो सांसद हैं अजय निषाद के साथ, आपको याद होगा किस प्रकार की खींचातानी हुई थी। और आज मुकेश सहनी को अपने पाला में करने के लिए बीजेपी ने उन्हें भी सुरक्षा प्रदान किया, चिराग पासवान को भी किया। इसमें आपके आरसीपी सिंह क्यों पीछे रह गए? क्या उनको जान का खतरा नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो एक साथ आपने कई प्रश्न किया। सबसे पहले आप यह जानिए कि जो माननीय चिराग पासवान जी के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आरोप लगाया कि भाई ये बीजेपी के साथ साठगांठ करके हमको हरवा दिया, तो पहले तो आप उनका विरोधाभास बयान सुनिएगा। कभी उनको आरसीपी सिंह हरवाते हैं, कभी चिराग पासवान हरवाते हैं, कभी कोई हरवा देता है, कभी बीजेपी भीतरघात करती है। तो कुल मिला के ये सारे लोग कंफ्यूज हैं। इनके पास कहीं कोई तथ्यात्मक कारण की ये ग्राउंड पे है ही नहीं। ग्राउंड पे तो शून्य हो गए। और जब आरसीपी सिंह जी ने इनकी पार्टी को छोड़ा तो ग्राउंड पे तो नीलबटा सन्नाटा हो गया। अब आप बताइए कितनी बड़ी विडंबना भरी बात है कि कहने को 70 लाख 72 लाख कार्यकर्ता है और सारे के सारे निकम्मे हैं। मतलब कोई किसी में यह मतलब योग्यता नहीं है जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वारिस घोषित कर सके। अरे भाई गोद लिया हुआ पुत्र ही घोषित कर देते, या माने बटाई पे लेने की इनको जरूरत क्यों पड़ रही है? हायर करने का बोरो प्लेयर लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ये तो बात स्पष्ट है। दूसरी बात है कि मुकेश सहनी जी की जो आप अभी बात की है, तो देखिए राजनीति में मतलब ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है ना ही दुश्मन होता है। विचारों का आदान प्रदान, वैचारिक मतभेद होता जाता रहता है। माननीय मुकेश सहनी जी उस समय उन्हें ऐसा लगा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो ग्राउंड से फीडबैक मिला, तो उनको लगा कि जैसे हम बिहार में क्लिक कर गए वैसे हम यूपी में भी कर लेंगे। लेकिन शायद उनको यह सोचना चाहिए था कि यूपी में मतलब वहां करेला वो भी नीम चढ़ा, जिनका नाम योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी तो वहां है ही केंद्र में, यूपी में भी दूसरे जो बाबा वहां बैठे हुए हैं, तो वहां किन्हीं की दाल गलने वाली नहीं है। तो खैर वहां गए, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में देखिए बीजेपी का जो एक स्ट्रेटेजी है, तो कि वो चाह रही है कि भाई बहुत दिन अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं ना कि प्रदेश को जहां से निकाल कर लाए और वहीं फिर झोंक दे सीधा। मतलब ये वही चिड़िया है, यह वही जानवर का रोल अदा कर रहे हैं। मैं जानवर शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा हूं, बस उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं। ये उसी तरीके के हैं जिस तरह से वो अपने बच्चे को खुद खा जाता है, जो अपना घोंसला खुद तोड़ देता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी वही कर रहे हैं। जिस बिहार को उन्होंने 2005 से 10 के बीच में सजाया संवारा, अपराध से बाहर निकाला, जंगल राज के से सुशासन के तरफ ले गए, आज उसी को वहीं ढकेलने के प्रयास में है। तो इस चीज की पुनरावृत्ति न हो, बिहार पुनः अपने कदमों पे खड़ा हो सके और वो आगे जाए, तो इसी प्रयास में बीजेपी लगी है। अन्यथा आप तो यह देख रहे हैं कि देखिए बीजेपी अगर यह स्वतंत्र प्रयास कर रही है तो इसको भी देखने की बात है कि यह कैसी कर रही है। चूंकि 17 साल तो ये भी साथ में रहे हैं, 17 साल ये भी साथ में रहे हैं, ये भी सत्ता में रहे हैं, और ये भी मूक बधिर बनकर बैठे रहते थे, मूक बधिर ही बनकर बैठे रहे हैं। आज इनका भी ज्ञान खुल रहा है, आज ज्ञान खुल रहा है। जब साथ में रहते हैं मुख्यमंत्री तो सारा ज्ञान इनका चक्षु बंद हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो उसी बात को कह रहा हूं कि भाई ये भी मूक बधिर बनकर बैठे हैं। कितनी विडंबना भरी बात थी आज जिस तमिलनाडु की घटना पे भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग थे वो सारे के सारे लोग गए, माननीय जो भी विधायक लोग थे, नेता प्रतिपक्ष थे, सारे लोग गए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ और बड़ी जोर शोर से जांच कमेटी की मांग किया, ये किया वो किया। तनिक एक सवाल अपने हृदय पे हाथ रखकर और अपने आप से पूछ लें कि 17 साल तक आपने क्या किया? क्या किया? आपके पास भी मंत्रालय था,
डबल इंजन की सरकार आपके पास भी थी, आपने क्या किया? क्यों ये बेरोजगारी का दंश नहीं निकाल सके आप बिहार से? क्यों आज तक बिहार स्वावलंबी नहीं हो सका? क्यों बिहार के युवाओं को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है? क्यों बिहार के युवाओं का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया? क्यों बिहार के यूनिवर्सिटी का सेशन बर्बाद हो रहा है? आखिर इसके दोषी आप भी हैं। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो एक स्वतंत्र प्रयास कर रही है, इसकी तो मैं सराहना करता हूं, लेकिन मैं इस बात की पूर्णतः आलोचना करता हूं कि सरेआम बिहार के आम जनमानस के समक्ष उसके शीर्ष नेतृत्व को आकर माफी मांगनी चाहिए और इस बात का ब्लूप्रिंट रखना चाहिए कि आप बिहार को कैसे इस अधर से बाहर निकालेंगे, इस बेरोजगारी के दंश से उसको कैसे मुक्त कराएंगे, जो बिहार में शिक्षा का दंश है उसको कैसे हटाएंगे। अमित सिंह जी, आपकी एक बात की निश्चित तौर पर सराहना करनी होगी कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोष देते हैं, यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं, 1 रुपया अगर दोषी है तो उसमें 50 पैसे का दोष भारतीय जनता पार्टी की बिहार की इकाई को भी जाता है। जब आप साथ में रह रहे हैं तो आपको सब सत्ता का मलाई में अच्छा लग रहा है और अलग हटने के बाद अंगूर खट्टे हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही आज अगर अनिल भाई, जी अनिल भाई, यह बात समझने की बात है। मैं किसी पार्टिकुलर दल बंधन से मुक्त होकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं किसी नेता के बंधन से मुक्त होकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बिहार के एक पीड़ित युवा की हैसियत से बात कर रहा हूं। हम भी वो दंश खेल रहे हैं। मेरे जैसे ही कोई भाई है ना जो आज तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या अन्य प्रदेशों में कमाने जाते हैं, परिवार, घर, संसार सब कुछ छोड़ कर जाते हैं, उनको मार खाना पड़ता है, उनको जलालत झेलनी पड़ती है। तो मेरे जैसे ही है, मेरे जैसे ही, हम भी कभी छात्र रहे हैं, मेरे जैसे ही कोई छात्र हैं जो 2 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स उनका 5 साल में भी पूरा नहीं होता है, उनका उम्र निकल जाता है, वो कंपटीशन नहीं दे पाते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब तक ये जो अभी तक राजनीति ये लोग करते आए, देखिए इन बातों को समझने की आवश्यकता है। माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई बिहार की राजनीति त्रिभुज है, त्रिकोण है, 2 भुजाओं जब 2 एक साथ हो जाएगी तो तीसरी से स्वतः बड़ी हो जाएगी। हमारा निजी यही प्रयास और भविष्य में भी यही प्रयास होगा कि इस त्रिभुज को तोड़ें, इसको इस आधार पर लाएं। ये लोग जो जात पात, ऊंच नीच, धर्म, हिंदू मुस्लिम, फलान ढेकान के ये महाजाल में फंसाकर, और सारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल तक इनके साथ होते हैं तो ये शंकराचार्य हो जाते हैं, और आज जैसे ही वो हट गए तो रावण हो गए इनके लिए। मतलब बिहार की जनता को प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, क्या पीएम की बात का वैल्यू नहीं है? वही तो जवाब खराब हो गए। वही तो जवाब देनी चाहिए ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी से या तो 2 ही व्यक्ति दोषी है, या तो बिहार बीजेपी जो है। देखिए आप एक बात मानिए, आपके देश, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, मैं निजी तौर पे उनका समर्थन करता हूं। एज ए प्रधानमंत्री इज वेरी सक्सेसफुल मैन, बहुत अच्छा। देश के लिए, देश कहां था और आज कहां चला गया, विश्व का ये मतलब तीसरी बड़ी इकोनॉमी पावर बन गई आपका देश, तो वो एक कम बात नहीं है। दूसरा क्या है ना, बिहार बीजेपी जो है ना, मैं स्पष्ट तौर पे आपको बताऊं कि बिहार बीजेपी अभी भी उसी चादर में सिमटा है जो आदरणीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल में आदरणीय सुशील मोदी जी वो चादर ओढ़े रहते थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में भी वही चादर ओढ़ के बैठे। यानी पिछलग्गू वाली स्थिति इनकी बनी रह गई और कुछ नहीं रहा। तो बिहार बीजेपी को सोचना होगा, देश के बीजेपी को नहीं। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश है, बगल का राज्य असम है, आप जाकर बिहार बीजेपी को सोचना होगा, एकदम बिहार बीजेपी को सोचना होगा। बिहार बीजेपी अगर नहीं सोचेगी तो शायद बिहार बीजेपी बिहार में सरवाइव नहीं कर पाएगी। अमित सिंह आपने जी अभी आपने देखा कि अफवाह से क्या हो सकता है। तमिलनाडु की घटना, बिना आग के धुआं, इस कहावत को भी झुठला दिया। सही में बिना आग का ऐसा धुआं उठा कि तमिलनाडु से लेकर के, दिल्ली से लेकर के पटना तक पूरे बिहार को अपने आगोश में ले लिया। एकमात्र नेता तेजस्वी यादव जो लगातार कहते रहे कि ऐसी कोई घटना नहीं है, वहां हमारी बात हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव वहां के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर क्या गए कि राजनीति ने ऐसा हवा बना कि उनको बदनाम करने के लिए, बिहार को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से
षड्यंत्र रचा गया। क्या इसके लिए जो 4 आदमी पर दोषी, जिन पर एफआईआर किया गया है, वो आदमी दोषी है? वो आदमी जिस पर केस किया गया है निर्भीक पत्रकार है, कहीं कोई गलती किसी से हो सकती है, लेकिन क्या अगर अमित सिंह जी हम आ रहे हैं, अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, दोष साबित होना करना नहीं करना ये कानून का काम है, हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आदमी दोषी है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि वो आदमी अगर दोषी है, तो वो तमाम नेता दोषी हैं बिहार के, बीजेपी के, विपक्ष के, जिन्होंने सदन को चलने नहीं दिया, हंगामा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दबाव में आकर 4 सदस्यीय टीम भेजी और लगातार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाई और यह हवा फैलते चला गया, जिसके कारण कि जो आग लगी, जो लोग होली में ट्रेन में आ रहे हैं उनको कहा गया कि भाग रहे हैं तमिलनाडु से। जी अनिल भाई ऐसा है कि आप इस बात को देखिए दो बात जो आपने कहा। सबसे पहली बात कि माननीय नेता प्रतिपक्ष नहीं, उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वहां गए, तमिलनाडु में गए, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी के बर्थडे में उन्होंने केक काटा और सम्मिलित हुए, लेकिन वहां से जो उनका बयान आया ना, वहां के बाद जो बयान आया, तो वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान था। उस समय यह इस तथ्य का, जब वहां वो मौजूद थे, वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन जी के साथ मौजूद थे, क्यों ये पटना है, उनको वहीं होल्ड कर जाना चाहिए था और वहीं जहां के बारे में यह प्रोपगंडा फैलाया गया या क्या है, इसकी पूर्णतः जांच करवा लेते, वहीं बैठ के उस विक्टिम के प्लेस पर पहुंच जाते, देखते कि त्रिपुर में क्या हो रहा है, वहां कहां बिहारियों को मारा जा रहा है, क्या यह बात प्रोपगंडा है या जानबूझकर विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। केंद्रीय एजेंसी और राज्य एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन यहाँ पे वो गलती कर गए थे, वे वहां गए और वहां से आ गए और कहते हैं हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, और बाद में एयरपोर्ट पे बयान देता है ये बिल्कुल अफवाह है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये पूर्णतः गैर जिम्मेदाराना बयान है। लेकिन अमित सिंह जी ये बात मान लिया कि तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव एकमात्र नेता हैं जिन्होंने शुरू से कहा है कि अफवाह है, कोई घटना नहीं है, लेकिन बिहार वासी वहां थे। अलग बात है कि बिहार सरकार एक्टिव रही, क्या देश का गृह मंत्रालय वहां जांच नहीं कराना चाहिए था? इन अफवाहों पर को फैलने से रोकना नहीं चाहिए था? एकदम बिल्कुल हर एजेंसी, देश के हर एजेंसी को, गृह मंत्रालय को भी देखिए, कंट्राडिक्शन कहां हुआ ना, माननीय तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि भाई कोई बात नहीं है, अफवाह है, और यहां माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर जांच कमिटी बिठा दिए, बोले कि नहीं ये घटना हो रहा है, इसको देखना होगा। तो मुख्यमंत्री से उनके कक्ष में जाकर के तमाम नेता मिले, बिहार का दुहाई दिया, तो मुख्यमंत्री ने भी सोचा कि जब इतना हंगामा हो रहा है तो चलो भाई 4 सदस्यीय टीम भेजकर जांच करवा लेते हैं। हाँ बिल्कुल वो अपने जगह पे बोनाफाइड है, लेकिन इस सबसे पहला कदम गृह मंत्रालय को उठाना चाहिए था, क्योंकि गृह मंत्रालय के जुरिडिक्शन में संपूर्ण देश आता है और उसके वो अपने परिप्रेक्ष्य में उसकी वहां पूरी की पूरी टीम थी। कोई जरूरत नहीं है विशेष परिस्थिति में कोई राज्य सरकार के ऊपर गृह मंत्रालय को डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। और ये चूक कहां से हुई यह समझ में नहीं आता है, क्योंकि देश को 2 व्यक्ति जो अभी मिले हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी जो बेशक आप उन पे कोई शक नहीं कर सकते, और दूसरे इतने मजबूत गृह मंत्री, दूसरा कोई गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर देश को मिला हो तो अमित शाह जी के रूप में मिला है। कारण कि वो तो निर्णय लेते हैं, राजनीति से प्रेरित क्या होता है इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन देश हित में जो वो निर्णय लेते हैं वो बड़ी मजबूती के साथ निर्णय लिए हैं और हम लोग पूर्व में देख चुके हैं। तो यहाँ पे केंद्र सरकार भी चुकी है जी। लेकिन वही हम कहना चाह रहे हैं कि जहां जिससे चूक हुई इतने व्यापक पैमाने पर, यह बात आप समझ सकते हैं 2 राज्यों का कितना खून खराबा हो सकता था, कितनी ज्यादा बिहार की बदनामी हुई। वैसे में आज इस बात की जांच करके, और निश्चित तौर पर जो बड़े बड़े संस्थान है जिन्होंने इसे काफी मसाला लेकर के, चटकारे लेकर के सुनाया, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा यही कहना है। एकदम अनिल भाई देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो एक बहुत छोटी सी कहावत है कि आज तक हम लोगों को यही सिखाया गया है कि किसी दूसरे के लिए खड्डा नहीं खोदना चाहिए, उस खड्डे में व्यक्ति खुद गिरता है। तो बचपन से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं। हाँ, अगर कोई राजनीतिक दल, चाहे वो कोई हो, अगर कोई वो व्यक्ति, चाहे वो कोई हो, वो मीडिया घराना चाहे कोई हो, मैं उन सबकी मुखालफत करता हूं जो किसी भी प्रदेश को कलंकित करने का कार्य करते हैं, कुकृत्य रचते हैं। अरे तमिलनाडु भी हमारे भारत का देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं।
हमारे पिता तो एक ही है ना, हमारी माँ तो एक है, तो वो भारत माँ है, उसके संतान हम विभिन्न जगहों पे रहते हैं। अगर तमिलनाडु में बिहारी को मारने का प्रोपगंडा फैलाया जाए या महाराष्ट्र में बिहारी को पीटा जाता है सही मामले में, तो यह बदनामी किसकी है? हिंदुस्तान की बदनामी है जी, ये पूरे के पूरे देश की बदनामी है। तो ऐसे कुकृत्य करने वाले, चाहे वो कोई मीडिया घराना हो, कोई राजनेता हो, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका ताकि एक सामाजिक सबक मिल बहिष्कार होना सके, चाहिए। आगे आने वाले समय में एक सबक मिल सके कि खबरों की सत्यता जानकर ही बोलिए, जी चाहे आप नेता हो या मीडिया घराना हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ऐसी बात हो सके। और अनिल भाई, एक बात आप लिख कर रख लीजिए कि 2024 से लेकर 29 तक बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। देश का प्रथम लोकतंत्र हमारा वैशाली है। हम लोकतंत्र को जन्म दिए हैं, उस भूमि के जन्मे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 से लेकर 29 तक बिहार की राजनीति इतनी जबरदस्त करवट लेगी कि ये जितने भी छंद रूप बनाकर घूमने वाले राजनेता हैं, जो सामने से कुछ दिखते हैं, पीछे में कुछ होते हैं, ये लड़ाते हैं जात के नाम पर, पुरुष महिला के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर जो अपनी रोटी सेकते हैं, इनकी कहीं कुछ चलने वाली नहीं है। बदलने के लिए हम जैसे लोग आगे आ रहे हैं और वक्त का इंतजार है, बदल के रहेंगे। चलिए, आखिरी सवाल है अमित सिंह, इन दिनों फिर से एक बार यह खबरें आ रही हैं, हम शुरू में आपको बता रहे हैं कि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बड़ा दांव चल सकते हैं, फिर से, हमारी बात आप समझ गए होंगे, फिर से बीजेपी की ओर जा सकते हैं। जी देखिए, एक बात अनिल भाई जानिए, है क्या ना कि 1974 के ये जितने प्रोडक्ट है ना, जी, मैं बहुत कड़वा शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं, संवैधानिक लेकिन कड़वा। 1974 के ये जितने प्रोडक्ट हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, सभी को नहीं मैं कह सकता हूं, ये सारे समझते हैं ना कि बिहार का लोग गधा है, गधा। उनको यह समझना चाहिए कि जिस जेपी आंदोलन, जिस लोहिया जी के आंदोलन के प्रोडक्ट आप हैं, यही बिहार वासी आपको शीर्ष तक पहुंचाया है। और इंतजार कर लीजिए 5 साल, 6ठे साल में आप अर्श पे नहीं हुए, फर्श पे, तो आप नाम बदल दीजिएगा। ये लोग जहां जाना है, लटना पलटना, ले लेना बीजेपी, क्या हर्ज है, ले, हर्ज क्या है? वो पाप की गठरी बन चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जो ढोएगा, यमराज उसका, धर्मराज उसका सही हिसाब करेंगे। इस पाप की गठरी को जो भी ढोए, होगा हिसाब। चलिए, धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ अमित सिंह, जदयू के पुराने सिपहसालार रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इस पाप की गठरी को ढोएगा वो भोगेगा। साथ ही साथ तमिलनाडु के प्रकरण पर अमित सिंह का साफ करना है कि चाहे जो भी व्यक्ति हो, नेता हो, मीडिया कराना हो, जिसने भी इन अफवाहों को फैलाने में अपना योगदान दिया है, उन पर निश्चित तौर से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में वैसे लोगों को सबक मिल सके जो तथ्यों से हट करके बातें करते हैं। हालांकि बिहार की राजनीति को लेकर के भी अमित सिंह का दावा है और इसे देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैक्स। धन्यवाद अमित सिंह। एक बात, एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अनिल भाई जी, अगर उसकी शुरुआत आप कर दें तो सबसे अच्छा, चूंकि आप बहुत मतलब प्रभावशाली और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम लोग एक शपथ ले लें सबसे पहले कि भाई हम जो प्रणाम करते हैं ना किसी एक दूसरे को, वो प्रणाम ना कर कर जय हिंद शब्द से संबोधित करें। चलिए, तो इस बात से शुरू करते हैं। अपनी बात की शुरुआत जय हिंद से करें और बात की समाप्ति जय हिंद से करें। चलिए, तो इस डिबेट को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद।